है एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह, आई एम मेंटोर ऑफ थाउजेंड स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक ब्रह्मास बैच की शुरुआत की थी जिसमें मैथ्स और साइंस की कंप्लीट सिलेबस फुल डिटेल के साथ विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो उसी में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 12 तारीख से मैं शुरू करूँगा मैथ्स के बैचेस भी, बट किसी कारण से वो नहीं शुरू हो पाया था। तो ये जो आपको कोर्स है वो आपको 14 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज है 14 अप्रैल, जिसमें आपको इसके कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे, जिसमें हमने शुरुआत किया है रियल नंबर जो कि चैप्टर नंबर 1 है, और ये कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड होगा जिसमें आपको फुल डिटेल सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विथ एग्जांपल एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज जो हैं, सारे कंप्लीट कोर्सेज इसमें कवर किए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए। सो एज़ यू नो कि ये चैप्टर जो है वो रियल नंबर से रिलेटेड है, तो बहुत सारे सिलेबस जो हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। सो हम इसमें सिर्फ वही बात करेंगे जो कि आपको 2025 में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आज का वो फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर। देखो, कुछ बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम देना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो मैं उन सभी टॉपिक्स को बताऊंगा जो कि आपको चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही साथ उसके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए। हालांकि इसके बारे में आपको पहले भी पता होगा, बट एक रफली जो हमारा थिंकिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चैप्टर की, वो पहले जान लेते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक है आपका नेचुरल नंबर्स कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, जो नंबर काउंटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं उसको ही नेचुरल नंबर कहते हैं। नाम में ही छुपा है नेचुरल, यानी कि जो खुद से आ जाए। तो काउंटिंग में ऐसे नंबर्स यूज़ करते हैं जो खुद से आए, और ये नंबर्स वो होते हैं जो वर्ल्ड में हर एक बंदा यूज़ करता है, इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 1 2 3 4 5 समथिंग, ऐसे आप बढ़ते चला जा सकते हो। अच्छा, इसको कहते हैं कि ये एंड कहाँ होता है? तो ये एंड नहीं होता, ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। आप कोई भी नंबर कहो कि ये हमारा आखिरी नेचुरल नंबर है, तो उसमें एक और ऐड कर दो तो उसके बाद वाला भी नंबर मिल जाएगा। यानी कि नेचुरल नंबर में सबसे लीस्ट नंबर तो होता है, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो नेचुरल नंबर को लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नेचुरल नंबर में एन जो है वो फर्स्ट लेटर है नेचुरल का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरा है होल नंबर। देखो, आर्यभट्ट थे ना, ये फेमस मैथमेटिशियन थे इंडियन के, वो जीरो को डिस्कवर किया था इन्होंने। अब ये ज़ीरो को जब नेचुरल नंबर के सेट में हम रख देते हैं, तो जो एक नया सेट ऑफ कलेक्शन हमको नंबर्स का मिलता है, उन नंबर्स को ही हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे समथिंग रखा, उसके साथ हमने जीरो को रख दिया, तो ये जो नया सेट ऑफ कलेक्शन मिला है ना, इसको ही कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद जीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर। तो जीरो से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 1 भी रहेगा। 0 1 2 3 4 5 ये सब जो है वो होल नंबर में आएंगे। ठीक है, आप इसको सही कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? होल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि W फॉर होल। ठीक है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने देखा कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5। क्या हम 0 प्लस नेचुरल नंबर को होल नंबर नहीं कह सकते हैं? यानी हर एक नेचुरल नंबर होता है होल नंबर, लेकिन क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। यानी कि 0 जो है वो होल नंबर तो है, बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लिखा गया है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। यानी कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, लेकिन हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इंटीजर्स के बारे में देख लेते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। हमने अभी देखा होल नंबर। होल नंबर का कलेक्शन याद होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 ऐसे समथिंग। ठीक है, इसमें जो नेचुरल नंबर्स हैं उसको निगेटिव नेचुरल नंबर ले लो, और निगेटिव नेचुरल नंबर लोगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ये सब कलेक्शन आएंगे। इन्हीं कलेक्शन को होल नंबर के साथ सेट कर दो, तो जो नया सेट ऑफ कलेक्शन आएगा ना, तो नया सेट ऑफ कलेक्शन 0 से लेके पॉजिटिव वाले तो होंगे ही, साथ ही साथ उसके निगेटिव वाले होंगे। इन सभी कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स बेसिकली वो होते हैं कि होल नंबर को रख दिया विथ निगेटिव नेचुरल नंबर, इनको ही क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो इंटीजर्स होते हैं ना, वो 3 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। पहला एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव वाले जितने भी नेचुरल नंबर है उसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। 0 को ज़ीरो इंटीजर्स कहते हैं।
ठीक है, जीरो को जीरो इंटीजर्स कहते हैं और निगेटिव नेचुरल नंबर को निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो बेसिकली तीन हो गए, पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा निगेटिव इंटीजर्स और तीसरा हो गया जीरो इंटीजर्स। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, तो आई पे प्लस लिख देते हैं, ठीक है, फिर आई पे माइनस लिख देते हैं और आई पे ज़ीरो लिख देते हैं। कभी कभी इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जेड प्लस, जेड माइनस, जेड ज़ीरो। तो जेड ज़ीरो मतलब जीरो इंटीजर्स, जेड निगेटिव या जेड माइनस जो होता है वो निगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है और जेड पे प्लस अगर है तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंटीजर समझ में आ गया आपको। चलो, अब हमने ये देख लिया कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं उसमें तीन चीज़ें होती हैं, पहला पॉजिटिव हो गया, दूसरा निगेटिव नेचुरल नंबर हो गया और ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर का कलेक्शन उसमें आता है। लेकिन क्या सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? नहीं, हर एक होल नंबर इंटीजर्स तो होता है लेकिन हर एक इंटीजर्स होल नंबर नहीं होता, क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर जो होते हैं वो होल नंबर में नहीं आते। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्राइम नंबर और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं, जैसे मान लो हमने 2 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, 5 ले लिया। ध्यान से समझना, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर इटसेल्फ कहने का मतलब अगर 2 लिया तो 2 से डिविजिबल होगा, 3 लिया तो 3 से डिविजिबल होगा, 5 लिया तो 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन साथ ही साथ किससे डिविजिबल होना चाहिए? 1 से, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ। अगर कोई नंबर 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल है तो ऐसे सभी नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 ले लो, 2 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। 3 ले लो, 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी। 5 ले लो, 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। 7 ले लो, 1 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर्स का कलेक्शन है, इन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। जरा 4 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 4 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ तो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा एक और नंबर मिल रहा है, इसीलिए इसको प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं और इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं। ऐसे ही नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्लियर है? ये कलेक्शन याद हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइम नंबर्स है ना, इसमें आप 2 को देखोगे, ये अकेला एक ऐसा नंबर है जो प्राइम तो है, साथ ही साथ इवन प्राइम है, यानी इवन नंबर। बाकी सभी ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। तो कभी कभार ऐसे भी MCQs बन जाते हैं कि फाइंड आउट द इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। अगर मान लो ऑप्शन में दे दिया 4, 3, 5 एंड नन ऑफ दीज, तो पता चला इवन लिखा, इवन प्राइम नंबर तो 4 लगा के चलाया, तो भैया 4 तो इवन तो है बट प्राइम नहीं है ना, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ऐसे भी ध्यान देना है, थोड़ी सी ट्रिकी जो इसके पीछे टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। चलो, अब आगे आते हैं कंपोजिट नंबर। देखो, ये भी पढ़ना बहुत आसान है। कंपोजिट नंबर वे सभी नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, यानी कि द नंबर विच इज़ नॉट प्राइम इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो जाहिर सी बात है, जो प्राइम की क्वालिटी होगी इसके पास वो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। प्राइम में क्या था कि 1 और इटसेल्फ से होना चाहिए था। कंपोजिट में 1 और इटसेल्फ के अलावा भी अदर नंबर आते हैं, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते और ये 1 से बड़े होते हैं, 1 भी नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हमने 4 ले लिया था, ठीक है, 6 ले लिया, फिर 8 ले लिया, 9 ले लिया, 10 ले लिया, ये सभी के सभी कंपोजिट नंबर हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर में हमने 2 लिया था, 3 लिया था, 5 लिया था, 7 लिया था, फिर 7 के बाद से आपका 11 लिया था। ठीक है, 11 यहाँ लिख देते हैं। तो ये देखो 2 हो गया, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, फिर 11। 1 कहाँ गया? तो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 को ना ही प्राइम नंबर, ना इधर प्राइम नंबर ना कंपोजिट नंबर, तो नंबर है क्या? तो बस बोल सकते हो आप ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, होल नंबर भी बोल सकते हो, इंटीजर भी बोल सकते हो, बट ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। चलो आगे देखते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। देखो, जो भी नंबर है जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। बट एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन कोई भी नंबर फुलफिल करती है, ऐसे सभी नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट नंबर इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे 1/2,
3/5, इवन निगेटिव नंबर -5/4 भी हमारा रैशनल नंबर होगा। बट अगर मान लो हाँ 0/1 या इवन 0 को क्या कह सकते हैं, तो 0/1 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि जितने भी नंबर्स होते हैं सबका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, -2 है, क्या प्राइम रैशनल नंबर है? जी हाँ है, क्योंकि -2 को -2/1 लिख सकते हैं। क्या 1000 रैशनल नंबर है? जी हाँ है, बिल्कुल, क्योंकि 1000 को 1000/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल समझ में आ गया, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि जो P/Q का जो फॉर्मेट है, इससे हमको कोशेंट मिलता है, क्योंकि ये डिवीजन ही तो है। जैसे 4/2 कर दिया तो आंसर क्या है, 2 क्या होता है, कोशेंट ही तो होता है। इसीलिए कोशेंट के क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर क्यू से। क्लियर है? एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया, जितना मैंने एग्जाम्पल इसके पहले दिया था वो सारे एग्जाम्पल्स आपके रैशनल नंबर में हो जाएंगे, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। अच्छा, आप वही मैंने एग्जाम्पल बताया ना 3, तो आप कहोगे सर 3 को 3 P/Q में कहाँ लिखा? तो भैया 3 को 3/1 भी तो लिख सकते हैं, तो वो नहीं किया P/Q, जहाँ Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इन सबको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, कह रहा है कि ऑल इंटीजर्स जो अभी हमने पहला पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सभी के सभी इंटीजर्स क्या हैं, रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 2 इंटीजर्स है, -2 इंटीजर्स है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं, तो ये सब क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे इंटीजर्स हैं और ये रैशनल नंबर्स के रूप में भी हैं। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन हर एक रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होता। कैसे? जैसे 1/2 रैशनल तो है, लेकिन 1/2 को इंटीजर्स नहीं कहते। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर रैशनल नंबर तुमको पता चल गया तो इर्रेशनल नंबर भी इजीली बता सकते हो। जो नंबर्स रैशनल नंबर नहीं होते उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि जिनको तुम P/Q के रूप में नहीं दिखा सकते, वे सभी के सभी नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके डेफिनेशन और भी अलग हैं, बट उसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यही समझो कि जो नंबर्स रैशनल नहीं होते उन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जो अंडर रूट की वैल्यू होती है ना, जैसे √2, √3, √5, यानी अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आना शुरू हो गया, उन सभी नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, याद रखिएगा, पाई भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? देखो, आपने वो स्केल देखा था ना, 0, 1, फिर 2, फिर 3, 1 के बीच में क्या होगा, 0 और 1 के बीच में 1/2 होगा, इसके भी बीच में कोई ना कोई नंबर्स होंगे ना, तो बेसिकली इसको नंबर लाइन कहते हैं। तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स दिखा सकते हैं उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। उन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो बेसिकली नंबर लाइन पे कौन से नंबर होते हैं, तो अभी आपने पढ़ा रैशनल नंबर, क्या पढ़ा आपने, रैशनल नंबर, फिर आपने पढ़ा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो जो रियल नंबर होते हैं ना, वो रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर के कलेक्शन होते हैं। तो रियल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो रैशनल और इर्रेशनल से मिलके बनते हैं और जिनको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नंबर्स को कहते हैं रियल नंबर। क्लियर, यानी जो एग्जिस्ट करते हैं। तो रियल नंबर समझ में आ गया। अब रियल नंबर को लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर को लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें -2 भी आ जाएगा, -7 भी आ जाएगा, 4/9 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें रैशनल भी है और इर्रेशनल भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना, यहाँ कह रहा है कि ऑल रैशनल नंबर, जो अभी आपने रैशनल नंबर पढ़ा ना, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी के सभी रियल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई रियल नंबर दोनों से मिलके बना है, तो हर एक रैशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा। लेकिन क्या हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि √2 रियल तो है, बट √2 रैशनल नहीं है, वो इर्रेशनल है। ठीक है, ऐसे ही हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होगा, लेकिन हर एक रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 जो है हमारा रियल नंबर है, बट वो इर्रेशनल नहीं है, रैशनल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हर एक रैशनल नंबर और हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन हर एक रियल नंबर ना ही रैशनल नंबर है ना ही इर्रेशनल नंबर। ये कन्वर्स भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार उल्टा भी पूछ लेता है। तो अभी तक बेसिकली हमने जो पढ़ा है उसको एक रफली डायग्राम के तौर पे देख लेते हैं। हमने नेचुरल नंबर देखा, काउंटिंग नंबर में जो नंबर से इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब इसी नेचुरल नंबर में अगर 0 के कलेक्शन को ले लिया तो वो क्या बन गया, दोनों मिला के क्या बन गया, होल नंबर बन गया। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया, क्या आया, 0, 1, 2, 3 ऐसे आ गया। अब होल नंबर को अगर हम निगेटिव नेचुरल नंबर के साथ रख दिया तो इन दोनों को मिला के हमने क्या कहा, ये इंटीजर हो गया। तो इंटीजर को 3 कैटेगरी में बांट दिया, पहला नेचुरल नंबर, 0 नंबर और निगेटिव नंबर।
ठीक है। फिर इंटीजर्स में हमने देखा कि इंटीजर्स को अगर हम p अपॉन क्यू के रूप में लिखना शुरू कर देते हैं तो उनको ही क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ये वही वाली कैटेगरी है, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर ना, ये इसी में आ जाएगा। तो इन सब को क्या कह दिया, रैशनल नंबर, क्यू कह दिया, ठीक है। p बाई क्यू के रूप में जिसको दिखा दे उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब इसी रैशनल नंबर में जो हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं, इररैशनल नंबर। और जब दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, रियल नंबर बन गया। तो ये डायग्राम या फ्लो चार्ट आपको समझ में आया। और जब नीचे से आओगे तब ये फॉलो नहीं होगा, इसीलिए वो रिवर्स वाला जो हमने थ्योरी पढ़ा था ना नोट में, वो सब के सब ऊपर से नीचे आने पर मिलेगा, नीचे से ऊपर जाने पर तो सब जो हमने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्लियर है। अब चलते हैं अपने असली टॉपिक पे जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है प्राइम नंबर्स पे, ठीक है। जो भी प्राइम नंबर्स हैं उन कॉन्सेप्ट को यहाँ इस्तेमाल करना है। तो प्राइम नंबर्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्लियर है। कह रहा है कि प्राइम नंबर तो समझ में आएगा। फैक्टराइजेशन क्या है, जैसे 4 को हमने लिख दिया 2 × 2, तो ये हमने क्या कर दिया, इस 4 का फैक्टर कर दिया, ठीक है। बट ये फैक्टर में क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, यानी ये जो फैक्टर्स मिले ना ये सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 10 है, 10 को आपने लिख दिया 2 × 5, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, इसलिए इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे 100 है, 100 को आप 2 × 50 भी लिख सकते हो, लेकिन क्या 50 प्राइम नंबर है, नहीं है। तो इसको लिखोगे कैसे, तो इसको लिखोगे 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। अब ये देखो, ये सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर्स में और साथ ही फैक्टर्स के रूप में, इसलिए इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये निकलता कैसे है, तो दो तरीका है। पहला ये ट्री मेथड होता है, ठीक है। हालांकि ये भी वही मेथड है, या फिर आप सिंपली जैसे 100 का निकालना है तो आप 100 को रखो, ऐसे क्रॉस कर दो और सभी प्राइम नंबर से इसको बारी बारी से डिविजिबल करना शुरू करो। जैसे 2 से पहले डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा, 50 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम, 25 टाइम्स। फिर 3 से नहीं जाएगा, 3 के बाद आता है 5, तो 5 से करो, 5 टाइम्स आएगा। फिर 5 से करोगे तो 1 टाइम्स आएगा। तो बेसिकली ये जो मिला है ना, 2 × 2 × 5 × 5, देखो 2 बार 2 है और 2 बार 5 है, तो हमने लिख दिया। इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ऐसे ही जो मैंने एग्जांपल लिया है 1092, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा रहा है, तो चाहे आप ऐसे रख के करो या इस मेथड से करो, दोनों का एक ही मतलब। जैसे 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स आएगा, 5 4 6, तो देखो ये 2 और 5 4 6 को उसने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इस 2 को यहाँ लिख दिया है, 5 4 6 को यहाँ लिख दिया है। फिर एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 182, तो देखो 2 को यहाँ लिख, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो वो नंबर्स यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो इसको ही कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ 36 है, 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कहा करने को, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ हमने 36 लिख दिया, ऐसे कर दो नंबर्स, थोड़ा सा और मोटा कर लेता हूँ इसको मैं। जैसे यहाँ 36 है, इसको हम करना चाहते हैं तो पहले 2 से डिवाइड किया, कितनी टाइम्स, 18 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड किया 9 टाइम्स। फिर 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स। 3 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, ठीक है। ये जो नंबर्स मिले हैं ना, इन्हीं को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बेसिकली 36 को लिख सकते हो आप 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। समझ में आया। अब इसी को चाहो तो स्ट्री मेथड में भी लिख सकते हो। तो कैसे, जैसे हमने 36 लिखा ना, 36 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले 2 था और फिर यहाँ 18 था, तो यहाँ लिख दो 2 और यहाँ लिख दो 18, 2 को ऐसे अंडरलाइन कर दो। फिर 18 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। 18 को 2 और 9 में किया, तो यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो 9, 2 को ऐसे सर्कल कर लो। फिर आपको ऐसे मिटा देता हूँ मैं इसको। फिर यहाँ पे जो 9 है, 9 को आपने 3 × 3 लिखा, तो यहाँ लिख दो 3, यहाँ भी लिख दो 3, इस वाले 3 को काउंट कर लो। फिर इस 3 को लिख सकते हो 3 × 1, 3 को काउंट कर लो। तो ये देखो 2 2 3 3, 2 2 3 3, यही तो मिला। इन सभी को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आई होप कि ये आपको सभी समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है। इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसका इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखो, अब आते हैं अपने असली टॉपिक पे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। ये मेन टॉपिक क्या है, ये आपके सिलेबस में है, भरपूर है, इसको अच्छे से समझ लो। इससे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। देखो जितने भी नंबर्स हैं, जैसे हमने 36 लिया या फिर 1092 लिया या फिर 100 लिया, इस सभी के एग्जाम्पल को प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने देखा ना। तो किसी भी नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखने के तरीक़ों को ही कहते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पे लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ दिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइजेस एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर इन विच
दीज प्राइम फैक्टर्स अकर। जैसे हमने 36 का लिखा ना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है वो इसी ऑर्डर को फॉलो करें। यहाँ जैसे 2 2 फिर 3 3 लिखा है, तो ये ऑर्डर को हम चेंज भी कर सकते हैं। 2 3 2 3 हम ऐसे भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। वही होती है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स में हम सिंपली क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में नंबर्स को जिस तरीके से लिखेंगे उसको ही कहते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स। क्लियर है? चलो इससे हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, हालांकि मैंने उसके एग्जाम्पल को बता दिया था। 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना, 36 को लिखना, फिर 1092 को लिखना, ये सभी जो उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आपके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि एनसीईआरटी में जो आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द नंबर 4 पे पावर n वेयर n इज़ द नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। यानी कि आपको एक नंबर कंसीडर करना है 4 टू द पावर n, जहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर को कंडक्ट करता है, यानी 1 2 3 4 नेचुरल नंबर यही तो होते हैं। फिर कह रहा है कि ये भी चेक करो कि अगर n के किसी वैल्यू के लिए इस 4 टू द पावर n की जो वैल्यू आएगी वो डिजिट 0 से एंड होगी, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो करके देख लेते हैं भैया। तो हमने लिया है नंबर 4 टू द पावर n। क्या 4 टू द पावर n को 2 इंटू 2 टू द पावर n लिख सकते हैं? क्या 2 टू द पावर 2 को 2 टू द पावर 2 इस पे भी पावर n लिख सकते हैं? अब आपने एक इंडेक्स का प्रॉपर्टी पढ़ा था कि किसी भी वैल्यू का पावर है और होल का पावर है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2 टू द पावर 2n, 2 टू द पावर 2n हो गया। क्लियर है? यानी हम 4 टू द पावर n को हमने क्या लिख दिया, 2 टू द पावर 2n। तो ये जो 2 है ना, इस 2 को ही हम कहेंगे प्राइम फैक्टर। इसको ही क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर। क्यों कहेंगे? जैसे समझो आप, जैसे 100 था, 100 को हमने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या हम 2 इंटू 2 को 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 को 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब जैसे ऊपर ही ये एग्जाम्पल समझ लो, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है ना, तो इसमें ये जो 2 इंटू 2 है इसको 2 टू द पावर 2 कर लो, 3 इंटू 3 है इसको 3 टू द पावर 2 कर लो। तो हमने क्या किया, पावर्स के रूप में लिखा। और ये जो बेस है ना, ये बेस जो है इसको ही हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। यानी इसके प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2 और सिर्फ 3 हैं। कितने टाइम्स हैं ये ऊपर वाला पावर बताएगा, लेकिन है तो 2 और 3 ना। ऐसे ही ये जो हमारे पास नंबर 4 था, ये जो हमारे पास नंबर 4 था, इसका सिर्फ और सिर्फ एक 2 ही प्राइम फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर है। अब मुझे ये बताओ, कोई नंबर के डिजिट में लास्ट में 0 कब आता है? जब उस नंबर को हम किसी इवन नंबर के साथ 5 से मल्टीप्लाई करो। जैसे 4 के साथ 5 में मल्टीप्लाई करो, 6 के साथ 5 में मल्टीप्लाई करो, फिर 8 के साथ 5 में मल्टीप्लाई करो। देखो ये कितना होगा, 10, 0 आया। ये हो जाएगा 20, 0 आया। ये होगा 30, 0 आया। ये होगा 40, 0 आया। यानी कि हमको 0 लाने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में 5 होना ज़रूरी है। बट क्या यहाँ 5 आया है? नहीं, यहाँ तो सिर्फ 2 आया है। तो ये हमारे फंडामेंटल थ्योरी जो प्राइम फैक्टराइजेशन का है तो उसको तो कंट्राडिक्ट कर रहा है। यानी कि इसमें हमने इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में नहीं लिखा है। तो यहाँ कोई किसी भी n के किसी भी वैल्यू के लिए ऐसे कोई नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे जिसके साथ इस 4 टू द पावर n का जो वैल्यू है वो 0 डिजिट के साथ एंड हो। ठीक है, बस यही आपको समझाना था मुझे। अब लिखेंगे कैसे? तो भैया ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। आप एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ अगर उसको लिखने लगूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारे लोग इसको डिसलाइक करके चले जाएंगे, फिर रेटिंग ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप इसके सॉल्यूशन को एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। हाँ, जो क्वेश्चन वाले सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ कराऊँगा, लेकिन एनसीईआरटी के सॉल्यूशन तो आप कर ही सकते हो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, यानी जो हमारे नंबर्स हैं उसको एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो इसको भी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसी का इस्तेमाल करके इसको भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए चाहिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास एक नंबर है 36 एंड 56। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लिखा भी है, टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसका किसका निकालना है? 36 और 56 का। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि 36 और 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हमने देखो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर दिया। जैसे यहाँ मान लो 36 है, 2 से करोगे 18 टाइम्स, 2 से करोगे 9 टाइम्स, 3 से करोगे 3 टाइम्स, 3 से करोगे 1 टाइम्स। तो 2 2 3 3, यहाँ देखो 2 2 3 3 हमने लिख दिया। क्लियर है?
आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। हमने क्या किया, बस ये जो जितने टाइम्स लिखा हुआ है ना, इसी को हमने पावर्स के तौर पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही जो 56 है हमारे पास 56, इसको भी लिख सकते हो। 2 से किया कितने टाइम्स आएगा 28 टाइम्स, फिर 2 से किया 14 टाइम्स, फिर 2 से किया 7 टाइम्स, 7 से किया 1 टाइम, तो 2 2 2 7, 2 2 2 7 ये लिख दिया। इसको भी क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 1। अब इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है एलसीएम। ठीक है, वो भी अब देखो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ध्यान से देखना, पहले हमको कॉमन भी ढूंढना है, फिर लीस्ट वाला नंबर्स ढूंढना है। तो यहाँ देखो हमको सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, प्राइम फैक्टर के तौर पे है। इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मैक्सिमम पावर 3 है। हमको करना ये है कि जब इसका हम एलसीएम लिखेंगे, जब हम इन दोनों का एलसीएम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये आंसर को अभी आप भूल जाओ, जैसे मैं आंसर को यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके एलसीएम में आपको लिख देना है इसके मैक्सिमम पावर को। इसका मैक्सिमम पावर क्या है 2 टू द पावर 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 टू द पावर 3। ठीक है, फिर आप दूसरा वाला जो कॉमन ढूंढोगे तो देखो यहाँ 3 टू द पावर 3 है, लेकिन क्या यहाँ है, नहीं है। यहाँ 7 टू द पावर 1 है, लेकिन ऊपर क्या कॉमन है, नहीं है। तो एलसीएम में हमको ये करना है, कॉमन वाले का मैक्सिमम पावर तो लिखना है, कॉमन वाले का मैक्सिमम पावर तो लिखना है, जो कॉमन नहीं है उनको भी एज इट इज़ उठा के रख देना है। यानी कि यहाँ पे 3 टू द पावर 2 भी रख देना है और 7 टू द पावर 1 भी रख देना है। क्लियर है। अब देखो ये 2 टू द पावर 3 को देखो ये 3 टाइम्स रखा हुआ है, 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है। फिर 3 टू द पावर 2 को यहाँ रखा हुआ है, फिर 7 टू द पावर 1 को यहाँ रखा हुआ है। तो ये जो इसका सोल्यूशन है वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। यानी कि आपको सिंपली करना ये है कि इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, वही हमारा हो जाएगा एलसीएम। जो भी अब आंसर है आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। क्लियर है। अब जैसे एक और नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे उसका हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 16, यहाँ लिख देता हूँ मैं 16 और 20। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो पहले सबसे पहले 16 ले लो। 16 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो करके देख लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। फिर आप 20 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, हमको क्या बताना है, इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने कहा कि सबसे पहले कॉमन ढूंढो, तो ठीक है इसको जरा पावर्स के रूप में लिख दें। 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। अब इसमें अगर कॉमन की बात करें तो 2 कॉमन है, लेकिन इस मैक्सिमम पावर कितना है 4, तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर हो जाएगा 4। क्या अब कोई कॉमन है, अब कोई कॉमन नहीं है, तो 5 यहाँ बच गया ना, तो बचे वाले हिस्से को भी लिख देते हैं एलसीएम में। तो बस ये जो आंसर होगा वही हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 16। ठीक है, यहाँ 16 इंटू 5 80, तो 80 जो है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 16 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 80। समझ में आया अच्छे से, एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा।